आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ। मैम 6 बजे तक ही मिलती है, उनकी टाइमिंग 6 बजे तक होती है। वैसे आप कल मिल लेना अगर आपके पास टाइम बचता है तो। राइट 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 अभी तो आपका मेरे ख्याल पैटर्न भी बदल गया, शायद मेंस भी इंट्रोड्यूस होगा इस बार। नहीं, मेरा ये सुना ही था मैंने कहीं पे भी, मेरे को ये है ना कुछ, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। हाँ, क्योंकि अगर आप देखो तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले वाले सिलेबस भी डिलीट कर दिए हैं अपने उससे। हम्म हम्म नहीं, एडीए का हो चुका है विड्रॉल, उसमें डीए का सिलेबस है, अगर आप चेक करोगे नहीं नीचे जाके, असिस्टेंट नहीं है, डीए का सिलेबस दिया हुआ है। चलो नया सिलेबस आना है अब, तो उसमें आप कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन नए सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, पर फिर भी मेजरली आप चाहते हो ताकि आईपीसी सीआरपीसी जो कंफर्म है वो पहले हो जाए। ठीक है, रीजनेबल है। राइट, रीजनेबल है। तो होगा ही, आईपीसी सीआरपीसी तो होना ही है। ठीक है, रीजनेबल है। आप हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो जरूरी होता ही है। अगर आप कोई आईपीसी का भी आंसर लिख रहे हैं ना, तो उसमें अगर आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिंक कर देते हैं तो क्या होता है, आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आने के 100% चांसेस हैं उसमें। पर बात ठीक है, आपकी रीजनेबल है कि आपको पहले आपका जो कंफर्म है सिलेबस वो तो करा ही दिया जाए, कम से कम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हो गया आपका। कॉन्स्टी नो डाउट आपकी बहुत ले। देखो, करना तो आखिरकार मैनेजमेंट नहीं है, पर ठीक है, आपकी डिमांड रीजनेबल है, मैं भी कह दूंगा, और आप भी एक बार कह देना कि हमें कॉन्स्टी बाद में करा देना, लेकिन पहले हमारे क्या करा दो, आप मेजर शुरू करवा दो। ठीक है, वो मैनेजमेंट की टोटल है, वो उन्होंने आपका शेड्यूल बनाया हुआ है ऑलरेडी, अब जो चेंज करेंगे इसमें वही करेंगे। ठीक है, सिलेबस में आप देखो, हमारी भी ये मजबूरी है क्योंकि सिलेबस है बदलने वाला, और ये है माइनर लॉ है, अगर आप इसे पढ़ लोगे तो ठीक है। आपके मेजर तो कम से कम क्या है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, सीपीसी है, और कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जैसे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपका आया हुआ होगा, सोगा आया हुआ है। राइट राइट राइट, ये तो मैं कह ही रहा हूँ। राइट, ठीक है, अभी आपका फिलहाल क्या क्या चल रहा है एट प्रेजेंट? कॉन्स्टेंट हिंदी दो दो क्लासेस लगती हैं आपकी, है ना? हाँ, हिंदू तो आता ही है। हाँ हाँ जी, हिंदू तो आता ही है आपका। ये आप एक बार मैनेजमेंट से कल आप बात कर लें, जिस टाइम आपकी क्लास हो ना उससे 10-15 मिनट पहले। हाँ, मैं भी बोल दूंगा उनको कल। ठीक है।
चले, नहीं नहीं नहीं, जी जी, हम्म हम्म, ठीक है, राइट। चलो, अब हम अपना एक नया कमर्शियल लॉ शुरू करने जा रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जब भी हम कमर्शियल लॉ की बात करते हैं, कमर्शियल लॉ जैसे इसका नाम है कमर्शियल, कमर्शियल मतलब ऐसे लॉज के बारे में बात करता है, ये ऐसा बंच ऑफ लॉ है, एक ऐसी बास्केट है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, कॉमर्स की, यानी कि कुछ ना कुछ सेल परचेज हो रहा है, बिजनेस हो रही है, कोई ना कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके रिलेटेड आपके लॉज को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल लॉज। अब कमर्शियल लॉज एक क्या है, आपकी एक बकेट है, इस बकेट में कौन कौन से आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है आपका, पार्टनरशिप आ जाता है आपका, सोगा आ जाता है आपका, एनआई एक्ट आ जाता है आपका, ठीक है जी। तो ये सब हमारे क्या है, कमर्शियल लॉज की ब्रांच है, जैसे मर्केंटाइल लॉ भी कह देते हैं। अब इसी मर्केंटाइल लॉ में एक लॉ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब जब हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, तो गुड्स आपके दो तरीके के होते हैं, गुड्स आपके दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू गुड्स, इमूवेबल एंड मूवेबल। तो जो इमूवेबल गुड्स हैं हमारे, उनकी बात सोगा नहीं करता, वो उनकी बात कौन करता है, आपका टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, सेक्शन 54 बात करता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो सोगा के लिए क्या बचा सर, सोगा के लिए बचा हमारा ओनली एंड ओनली मूवेबल गुड्स। अब मूवेबल गुड्स कौन से होते हैं, जनरल पार्लेंस में हम ये समझते हैं सर, जिसे यहां से उठा के यहां रख दिया जाए, जो चल सकते हैं वो क्या है, मूवेबल गुड्स होते हैं। जब हम मूवेबल गुड्स की डेफिनेशन में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें मूवेबल गुड्स आपके एक कंसोलिडेटेड डेफिनेशन है मूवेबल गुड्स की, पहले हम वो लिख लेते हैं, लिखें, एनी प्रॉपर्टी अदर देन immovable property which is corporeal in nature and include standing timber, comma, growing crops, standing timber, comma, growing crops and grass, comma, fruits, comma, juices in trees, and any other thing except immovable property. जी, और बात करें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी लैंड, सेकंड कैटेगरी इज बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थर्ड कैटेगरी इज थिंग्स अटैच टू अर्थ। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थर्ड इज थिंग्स अटैच टू अर्थ। थिंग्स अटैच टू अर्थ में फर्दर
तीन बाइफर्केशन है, जैसे ये है ना 1 2 3, ऐसे ही थिंग्स अटैच टू अर्थ में तीन चीजें हैं. नंबर फर्स्ट इज एम्बेडेड इन अर्थ, EMBEDDED, embedded in earth. Second is permanently attached to. What is embedded in earth? Third is rooted in earth. रूटिंग इन अर्थ की नीचे तीन एक्सेप्शन लिख लो कि ये चीजें रूटेड हैं लेकिन फिर भी मूवेबल का पार्ट नहीं बनती. कौन कौन सी? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास. ये आपकी कहीं पे भी इमूवेबल मूवेबल आपको समझना होगा तो ये चार्ट इज सफिशिएंट आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और मूवेबल के लिए जो हमने डेफिनेशन लिखी. अब हम इस डेफिनेशन की बात करते हैं. सबसे पहले हम इमूवेबल समझ लेते हैं कि सोगा का जो दायरा है, सोगा का जो स्कोप है वो किसकी बात नहीं करता. नंबर 1 लैंड. लैंड में आपकी तीन चीजें होती हैं. सरफेस ऑफ द लैंड जिसपे हम खड़े हैं, ये सरफेस अबव द लैंड और सरफेस बिलो द लैंड. ये आपकी लैंड की तीन चीजें होती हैं. सरफेस ऑफ द लैंड, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस. ये क्या होता है आपका कि जमीन के नीचे आप गड्ढा खोदो, ये जमीन आपने ये रोड बना दी, यहाँ पे इसके नीचे क्या निकलेगी? मिट्टी निकलेगी, पत्थर निकलेंगे, कंकड़ निकलेंगे. वो सब आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा है. ठीक है जी, वो सब आपका क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा है जब तक वो जमीन के नीचे है. आगे बात करते हैं हम बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. जैसे इसका नाम ही बता रहा है, क्या बता रहा है इसका नाम? कि आपको जमीन से कुछ ना कुछ बेनिफिट आ रहे हैं. क्या क्या बेनिफिट आ सकते हैं हमें जमीन से? क्रॉप्स आ सकती हैं और रेंट आ सकता है ना. जमीन से आप क्या है? फिशरीज, मछलियां आप पाल सकते हो, उसमें फिशरी आ सकती हैं आपकी. प्रोड्यूस आपकी क्रॉप्स आ सकती है. तो यानी कि जो आपकी फिशेज हैं, सपोज करें एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने मछली पाली हुई है, आपके तालाब में मछलियां रखी हुई हैं. तो जब तक वो मछलियां तालाब में तैर रही हैं, हालांकि हिल रही हैं, वो दे आर पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. द मोमेंट उन मछलियों को आपने पानी से अलग कर दिया, दे बिकम मूवेबल प्रॉपर्टी. वो इमूवेबल क्यों है अभी? क्योंकि वो क्या है? अभी भी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड का पार्ट बनी हुई है. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है थिंग्स अटैच टू अर्थ, यानी कि जमीन से जुड़ी हुई चीजें. उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी एम्बेडेड इन अर्थ. एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड का मतलब होता है कि आपने गड्ढा करके, यानी कि कुछ ना कुछ सरफेस को थोड़ा सा डिग करके आपने उसमें कोई चीज बिठा दी. जैसे आपका घर, आप घर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जमीन के ऊपर ईंट लगाई और घर बनाना शुरू, पहले नींव खोदनी होती है. तो वो है आपका एम्बेडेड इन अर्थ, यानी कि कुछ ना कुछ आपने जमीन में डिगअप करा है और उसमें हम वो चीज खड़ी कर रहे हैं. जैसे हैवी मशीनरी होती है, उनके लिए हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म भी क्या है? थोड़ा सा जमीन को डिग करके अच्छी तरह फिर बनाते हैं. मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई. सेकंड हमारी कैटेगरी है इसमें थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड इन अर्थ. इसका क्या मतलब है? कुछ ना कुछ अर्थ में एम्बेडेड है. हाँ, जैसे ये टीवी कुछ ना कुछ अर्थ में एम्बेडेड है और उसके साथ ये चीजें अटैच है. ये पंखा, ये ट्यूबलाइट, ये एसी, आपका फर्नीचर, घर में जो सोफा रखा हुआ है. अटैच का मतलब ये नहीं है कि खाली रखा हुआ है. अटैच का मतलब है आपने कुछ ना कुछ नट बोल्ट से, फिक्सचर से आपने उसको अटैच करा हुआ. तो चाहे ये पंखा आज आप यहां से उतार के यहां लगा लो, है ये मूवेबल, लेकिन क्योंकि ये अभी अटैच है, इसमें अटैच किसके थ्रू? बोल्ट के थ्रू है, कोई गम से अटैच है, किसी भी तरीके से अटैच है. ताकि ये अटैच है, इसलिए हम इसे क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही कंसीडर करते हैं. तीसरी कैटेगरी है इसकी रूटेड इन अर्थ. रूटेड इन अर्थ का क्या मतलब है? कि जो जमीन में जिसकी जड़ें पहुंची हुई हैं, उस चीज को हम कहते हैं रूटेड इन अर्थ.
उसमें इन्होंने 3 एक्सेप्शन छोड़ दी, यानी कि ये 3 चीजें जमीन में गड़े होने के बावजूद हम इनको इमूवेबल नहीं मानेंगे। नंबर 1 इज योर स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर एक्सेप्शंस का मतलब है, हम पढ़ रहे हैं इमूवेबल क्या क्या है, और उसकी एक्सेप्शंस का मतलब है कि इमूवेबल नहीं होके तो ये क्या है, मूवेबल बन गई हैं ये 3 चीजें। फर्स्ट इज स्टैंडिंग टिम्बर। 2 चीजें हैं सर, टिम्बर भी लिख सकते थे खाली, स्टैंडिंग टिम्बर क्यों लिखा? देखो कई ऐसे पेड़ होते हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के पर्पज से उगाते हैं, जैसे सफेदा होता है मेरे ख्याल में, है ना? सफेदे को हम सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के पर्पज से उगाते हैं। तो अब आपने सपोज करें इतना सा प्लांट लगाया, वो है तो नहीं रातों रात एकदम बढ़िया पेड़ बन जाएगा, बड़ा पेड़, उसको क्या है, खड़े होने में टाइम लगेगा। तो स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब ये है कि वो पेड़ जो खड़ा है वो कटने के लायक है। यानी कि अगर आप पेड़ की स्टेज देंगे, सफेदा आप मान के चलो आपको 8 या 10 साल लेता है, आपका 10 साल हम एक एवरेज पकड़ लेते हैं एक पेड़ को, बड़ा 5 साल लेता है वो, ठीक है जी, सफेदा बड़े होने में 5 साल लेता है पूरा पेड़। तो उसका जो प्रोसेस है 0 to 4 ईयर्स का, जब वो बड़ा हो रहा है, अभी अभी वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है, अभी वो क्या है, इमूवेबल है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ तैयार हो गया कि हाँ अब मुझे काट लो, आप लकड़ी मेरी इस्तेमाल कर लो, तो चाहे उसके बाद आप उसे 6 साल तक 7 साल तक खड़े रखो, वो स्टैंडिंग टिम्बर की कैटेगरी में आएगा। यानी कि वो क्या है, मूवेबल गुड्स है। क्यों? क्योंकि टिम्बर का मतलब ये है कि हमने उस पेड़ को उगाया ही इसलिए कि एक दिन हम इसे काटेंगे। तो जब हमें पता है जिसकी इंटेंशन है इसको काटने की, तो उसको हम इमूवेबल नहीं मानते, हम उसको मूवेबल मानते हैं, ठीक है? लेकिन वो मूवेबल कब बनेगा, जब वो पूरी तरीके कटने से रेडी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन का पेड़ लेके आए, वो हफ्ते बाद ही आप उसे मूवेबल कहने लगो, नहीं, तब वो इमूवेबल है। मूवेबल वो कब शिफ्ट होगा, जब वो कटने के लिए रेडी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मूवेबल में शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपकी ग्रास, घास, घास को भी हम क्या मानते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। और आपकी ग्रोइंग क्रॉप्स, भाई फसल उगाने के पीछे कारण यही है, फसल काटनी है हमने, तो ग्रोइंग क्रॉप्स भी आपकी क्या आती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। अब एक मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री को आपने लकड़ी के पर्पज से नहीं उगाया, आपने उगाया है कि वी वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स। हमने आम का बाग लगाया है, तो वी वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स। तो जो मैंगो का ट्री है, दैट ट्री इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन उसमें जो मैंगो लगेंगे, मैंगो आर मूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी पे आप आ रहे हैं, तो इसमें देखो हमने लिखा है वर्ड कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल का मतलब होता है जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, टेंजिबल जिसे आप कह सकते हैं। इनटेंजिबल आपकी जो चीजें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो है तो मूवेबल, लेकिन उसके लिए क्या है, सेपरेट एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो वो सोगा से गवर्न नहीं होती है। ऐसे ही आपके जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इनको हम क्या मानते हैं, इमूवेबल मानते हैं। या आप टीपीए में आपको पता लगेगा कि हम जो पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, इनको हम इमूवेबल मानते हैं, इनके ऊपर इमूवेबल के लॉ अप्लाई होते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है अगर आप उसकी खरीद या बेच करते हैं, मूवेबल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। सिमिलरली कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क अगर आप किसी को बेचते हैं तो उनके ऊपर इमूवेबल वाले लॉ अप्लाई होते हैं, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, ठीक है जी। एवरी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट लैंड अटैच टू अर्थ, ये सब हम लिख चुके हैं कि लैंड अटैच टू अर्थ ये सब इमूवेबल का पार्ट बनते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, आपका फ्रूट्स, जूसेस। एक चीज और होती है इसमें, मनी, जो हमारा पैसा होता है, मनी होता है ना। अब मनी 2 तरीके का होता है। एक तो मनी ये है जो हम यूज करते हैं फिलहाल, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट। एक मनी है जो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, 1000 का पुराना नोट। तो ऐसा मनी जो अभी भी सर्कुलेशन में है, वो आपका गुड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता। 500 के नोट को सेल करने में हम देखो क्या होता है, सेल और एक्सचेंज में फर्क समझो। सेल में आप कोई चीज देंगे, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा।
अब सपोज करो आप क्या है 500 का नोट का चेंज कराने गए, 200 के दो और 100 का। यहां क्या हुआ, आपने करेंसी के बदले करेंसी ली, तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज। ये एक्सचेंज ऑफ करेंसी है। ऐसा नहीं है कि मैंने इन्हें 500 का नोट बेचा है और उन्होंने मुझे 200 के दो नोट और 100 का नोट बेचा। दिस इज एक्सचेंज। तो जो करेंसी अभी सर्कुलेशन में है वो क्या है, आपकी एक्सचेंज कैटेगरी मानी जाती है। जो करेंसी आपकी आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गई है, 1000 का पुराना नोट जो बंद हो गया, पुराने सिक्के जो हमारे पिताजी दादाजी के टाइम पे चला करते थे, ऐसे सिक्के, ठीक है जी। क्यों, कई लोगों का शौक होता है पुराने नोट सिक्के कलेक्ट करने का, तो वो क्या है, उनकी खरीद बेच अगर आप करते हो तो वो सेल के अंदर आपका पार्ट बनता है, ठीक है जी। तो मनी इन सर्कुलेशन जो है वो आपका गुड है, मूवेबल गुड है। नहीं, जो आउट ऑफ सर्कुलेशन है, जो इन सर्कुलेशन है वो गुड में नहीं आता, वो आपका एक्सचेंज में फॉल करेगा, उसकी सेल नहीं हो सकती। हम बात कर रहे हैं अपनी सेल ऑफ गुड एक्ट की। तो सेल ऑफ गुड एक्ट जैसे, हाँ जी, हाँ वो गुड्स में आएगा आपका मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। अब देखो कि जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, मर्केंटाइल लॉ, जैसे हमारे मेजर लॉ है इंडियन पिनल कोड 1860 है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा किसने, ब्रिटिशर्स ने हमको तैयार करके दिया है, पुराना लॉ है। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रिटिशर्स का लॉ है, जिसे हम आज भी क्या करते हैं, चलाते हुए आ रहे हैं। तो इसी तरीके से सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपका इंग्लिश लॉज के ऊपर बेस्ड है। पहले एक इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता था 1893 का। उससे भी पहले ये क्या था, सेल ऑफ गुड एक्ट किसका पार्ट था, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोल के देखेंगे, उसमें जब आप उसका इंडेक्स देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, आपको चैप्टर 7 76 से लेके 123 आपको डिलीटेड मिलेगा वहां पे, और 239 से 266 भी डिलीटेड। ये दो चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से डिलीट कर दी गई हैं। कौन कौन सी, 76 टू 123 का एक बंच और 239 से 266 का एक बंच। तो जो ये 76 से 123 वाला बंच है, ये आपका रूप ले चुका है सोगा का, और जो आपका 239 से 266 वाला बंच है, ये आजकल पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा ये सोगा 1930 आने से पहले 1893 के ऊपर बेस्ड था, इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। लेकिन क्या थी उसमें, कई सारी खामियां थी इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 1893 में। उन्होंने नया नया एक्ट बनाया था, तो उसकी जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करी, उसमें हमें पता लगा कि यार इसमें तो बड़ी दिक्कत है प्रैक्टिकल अप्लाई करने में। तो इसलिए इन्होंने क्या बनाया, सोगा 1930 आपका बना दिया, ठीक है जी। पहले इसका नाम था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन क्या है, इसको बाद में बदल के सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर दिया गया। अब आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि क्या लॉटरी भी गुड्स है या एक्शनेबल क्लेम, ये आपका पीटी का क्वेश्चन बन जाता है। तो लॉटरी आपका गुड्स और एक्शनेबल क्लेम दोनों है, ठीक है जी। लॉटरी आपका गुड्स और एक्शनेबल क्लेम दोनों है। पीटी के लिए कि इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, दो डेट होती है, एक असेंट डेट होती है और एक एनफोर्समेंट डेट होती है। असेंट डेट कौन सी होती है, जिस दिन प्रेसिडेंट ने उसको हाँ कर दिया। लॉ बनाने का प्रोसेस क्या होता है, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन करी। जरूरी नहीं है लोकसभा से ही हो, राज्यसभा ने पास करा, लोकसभा ने पास करा, पर एंड का प्रोसीजर यही है कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या करेगा, साइन करेगा। जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर रहा है, तो उस डेट को हम कहते हैं असेंट डेट। असेंट मतलब हाँ कर दिया है आपने। लेकिन
वो असेंट डेट का मतलब ये नहीं है कि अब ये सारे भारत के ऊपर ये लॉ अप्लाई होने लग गया है, ठीक है। लॉ अप्लाई किस दिन से होना शुरू होता है? उसकी एनफोर्समेंट डेट से, जो जनरली पब्लिकेशन डेट होती है उसकी ऑफिशियल गजेट, ठीक है। तो इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 1930 विद इफेक्ट फ्रॉम, जिसे आप कहते हैं। आपको पीटी के लिए आपके जितने भी मेजर एक्ट हैं, आपको उनकी WEF विद इफेक्ट फ्रॉम डेट याद करनी होगी। आईपीसी की 1 जनवरी 1862, ठीक है जी। सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974। ऐसे आपको क्या है, हर उसकी याद करनी होगी। सीपीसी 1 जनवरी 1909, ठीक है जी। ये पीटी में पूछ लेते हैं। अब आ जाते हैं इसके नेचर के ऊपर। दो तरीके के एक्ट होते हैं, एक होता है एग्जॉस्टिंग और एक होता है इलस्ट्रेटिव एक्ट। एक एग्जॉस्टिव, एक इलस्ट्रेटिव। एग्जॉस्टिव एक्ट क्या होता है? एग्जॉस्टिव एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसे हम कह देते हैं एग्जॉस्टिव एक्ट। इलस्ट्रेटिव एक्ट क्या होता है आपका? इलस्ट्रेटिव एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है कि जिसको आपको पढ़ने के लिए साइड बाय साइड कोई और बेयर एक्ट भी खोलना होगा। हम इसकी डीप डेफिनेशन में नहीं जा रहे, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एग्जॉस्टिव क्या कहता है, मेरे को पढ़ने के लिए कुछ मत खोलो, सिर्फ मेरा बेयर एक्ट खोलो। इलस्ट्रेटिव क्या कहता है, मुझे समझने के लिए, मुझे पढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई और बेयर एक्ट भी खोलना पड़ेगा। तो हमारा सोगा क्या है? हमारा सोगा है इलस्ट्रेटिव एक्ट। इलस्ट्रेटिव क्यों है? क्योंकि देखो, जब आप सेल बना रहे हो, कोई आप जब दुकान पे जा रहे हो ब्रेड खरीदने, तो ये क्या है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो आप। और कॉन्ट्रैक्ट यहां पे डिफाइन नहीं है सोगा में। उसके लिए हमें कहां जाना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके सेक्शन नंबर 10 में, वहां पे हमें जाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 2H में आपकी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो ये सब देखने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाना पड़ता है। तो सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आखिर बात किसकी करता है? सेल ऑफ गुड एक्ट ऐसी चीजों की बात करता है, ऐसे गुड्स की बात करता है जो मूवेबल इन नेचर है, इमूवेबल नहीं है, क्योंकि इमूवेबल टीपीए का हिस्सा है, मूवेबल इन नेचर है, और जिनकी हम क्या कर रहे हैं, सेल बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। टीपीए एक स्पेशल लॉ है उसका। किसी एक्ट को एग्जॉस्टिव या इलस्ट्रेटिव पहचानने का तरीका होता है उसका प्रीएम्बल। अगर उसमें वर्ड कंसोलिडेट, कोडिफाई नहीं है, तो जनरली वो क्या होता है आपका? एग्जॉस्टिव नहीं होता, इलस्ट्रेटिव होता है। जहां कंसोलिडेट, कोडिफाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया, तो वो क्या है आपके? एग्जॉस्टिव एक्ट होते हैं, ठीक है जी। अगर आप ऑल इन ऑल देखो तो लिमिटेशन ही एक ऐसा एक्ट है जिसे आप प्योरली एग्जॉस्टिव कह सकते हो, ठीक है। अब आप आ जाओ सेक्शन नंबर 1 के ऊपर। सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? आपका किसी भी एक्ट का शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, ये तीन चीजें होती हैं। तीन नहीं तो दो तो होती हैं लगभग। शॉर्ट टाइटल का क्या मतलब होता है? शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है हम इसे किस नाम से बुलाएंगे। एक्सटेंट का मतलब होता है ये कितने हिस्से के ऊपर अप्लाई होता है। और कमेंसमेंट का मतलब होता है किस दिन से अप्लाई होना शुरू हुआ। जो आपका मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज एक्ट, क्या मतलब है इसका जी? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसकी एप्लीकेबिलिटी देखो, दो डेट हमने डिस्कस करी, असेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट। जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन करा, क्या सारे भारत को पता लग गया कि ये लॉ बन गया? नहीं लगा ना। तो असेंट डेट से आपका इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट अप्लाई नहीं होता। कि आपको लॉ के बारे में नहीं पता फिर भी सजा देंगे, क्यों भाई? क्योंकि लॉ के बारे में सरकार ने बताया ही नहीं था, प्रेसिडेंट ने साइन करके अपने कैबिन में रख लिया, हमें क्या पता। जिस दिन वो एनफोर्स हो गया, तो उस दिन ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन आ जाएगी कि हर भारतीय को इस कानून की जानकारी है। तो आपका इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट किस दिन से अप्लाई होना शुरू होता है? आपका एनफोर्समेंट डेट से अप्लाई होना शुरू होता है, ना कि असेंट डेट से, ठीक है जी। वर्ड इंडियन ओमिट किया 1963 में, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, जिसका नाम अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया है, इंडियन ओमिट हुआ है 1963 में। इसके ऊपर लगता है, ये सारे इंडिया के ऊपर लगता है, ठीक है जी। अब आप आ जाओ इसका डेफिनेशन पोर्शन के ऊपर, सेक्शन नंबर 2।
फर्स्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है? बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड। अब यहां से हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात चलती है पता, सर नाम तो हम कह रहे हैं सेल ऑफ गुड्स, सेल वर्ड का यूज कर रहे हैं। जनरली सेल कब होती है? जब एक पर्सन अपना ओनरशिप का राइट छोड़ देता है और वो ओनरशिप का राइट दूसरे वाले पर्सन में आ जाता है। आप ब्रेड लेने गए, दूध लेने गए, दुकानदार ने अपना दूध के पैकेट पे से राइट खत्म करा और आपका राइट क्रिएट हो गया उस दूध के पैकेट पे, तो इस राइट के ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। लेकिन बायर की डेफिनेशन में यहां लिखा है हु बाइज और एग्री टू बाय द गुड्स, यानी कि सोगा आपका दो चीजों की बात करता है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। सेल की बात करता है, सेल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है भैया, और एटीएस एग्रीमेंट टू सेल मतलब किसी फ्यूचर डेट पे ओनरशिप ट्रांसफर होनी है। जैसे आपने दुकानदार को 10,000 रुपए एडवांस दिया और उसको क्या कहा? उसको आपने ये बोला कि मेरे घर परसों फंक्शन है, ये सामान पहुंचा देना। दिस इज एग्रीमेंट टू सेल। तो सोगा के अंदर दोनों पोर्शन आते हैं, सेल की भी बात करता है ये और एटीएस एग्रीमेंट टू सेल की भी बात करता है। तो बायर कौन पर्सन हुआ? या तो जो गुड्स खरीदता है या जो खरीदने के लिए एग्री कर जाता है, जो राजी हो जाता है गुड्स खरीदने के लिए, उसको हम बायर कह देते हैं। डिलीवरी देखो क्या है, डिलीवरी की डेफिनेशन, इट इज अ वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या कहते हैं ये? डिलीवरी आपकी क्या है? डिलीवरी है ट्रांसफर। अब वो ट्रांसफर कैसा हो रहा है सर? वॉलेंटरी ट्रांसफर। आप जबरदस्ती किसी से किसी की चीज ले गए, जैसे आप दुकान में से जबरदस्ती या चोरी करके ब्रेड का पैकेट ले आए, दूध का पैकेट ले आए, है ना, गुंडागर्दी दिखा के, तो वो डिलीवरी काउंट नहीं होगी। डिलीवरी की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो वॉलेंटरी ट्रांसफर है। वॉलेंटरी मतलब मैं अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से आपको ये गुड्स दे रहा हूं। तो ऐसी वॉलेंटरी ट्रांसफर किस चीज की? पोजेशन की। दो चीज है सर, एक है ओनरशिप और एक है पोजेशन। दोनों चीजों को हमने कंफ्यूज नहीं करना आपस में। ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप होता है आपका राइट टू डील विद द गुड्स, या फिर राइट, टोटल राइट ऑन द, एक्सक्लूसिव राइट ऑन द गुड्स, इसे हम ओनरशिप कह सकते हैं। और पोजेशन क्या होता है आपका? मेयर आप उस चीज को होल्ड करके रखे हुए हैं, मेयर होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे ये पेन अभी मेरे कब्जे में है, आई एम हैविंग पोजेशन ऑफ दिस पेन, नॉट ओनरशिप। ओनरशिप डिवाइन की, ठीक है। तो डिलीवरी में हम क्या कर रहे हैं? डिलीवरी में हम पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ओनरशिप ट्रांसफर किसके जरिए होगी? सेल के जरिए होगी, ठीक है जी। आगे देखें, डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट एक टर्म इन्होंने बताई हुई है। डिलीवरेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें बायर को क्या है? अपने गुड्स लेने ही लेने पड़ेंगे। जैसे कि डिलीवरेबल स्टेट को आप ऐसे समझो कि सेलर ने अपनी तरफ से सब कुछ खत्म कर दिया। जैसे आप चावल लेने गए, तो अभी सेलर को क्या करना है? चावल तोलने हैं और उसको मेजर करके उसके हिसाब से आपको उसका रेट बताना है। जैसे 1.5 किलो चावल लिए, 2 किलो लिए, तो उसको मेजर भी करने हैं और उसको प्राइस भी बताना है। तो अभी जो चावल उसके पास कट्टे में रखे हैं एक में, आप डिलीवरेबल स्टेट में नहीं कहोगे चावलों को। हाँ, लेकिन जैसे नमकीन का पैकेट है, सेलर को क्या करना है? आपको बस उठा के देना है, उसके ऊपर रेट ऑलरेडी प्रिंटेड है, हल्दीराम 52, उसके ऊपर रेट ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो ऐसे गुड्स जो बिल्कुल तैयार रखे हैं, पैकेट में रखे हैं, सेलर को बस आपको उठा के देने हैं, तो इन गुड्स को हम कहते हैं डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स हैं। और अगर सेलर को उनमें कुछ एडिशनल वर्क करना है, तोलना है, प्राइस उसका सर्टेन करना है, उनको हम डिलीवरेबल स्टेट नहीं मानते, ठीक है जी। नाम ही बता रहा है डिलीवरेबल स्टेट की, डिलीवरी कर दो तुरंत। इसके बाद है आपका फ्यूचर गुड्स। तीन तरीके के गुड्स होते हैं हमारे, एग्जिस्टिंग,
कॉन्टिंजेंट और फ्यूचर। एग्जिस्टिंग में दो कैटेगरी, स्पेसिफिक और अनअसर्टेन्ड। स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग की दो कैटेगरी है, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स। तो बात कर रहे हैं हम फ्यूचर गुड्स की। फ्यूचर गुड्स की हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें, फ्यूचर गुड्स दो तरीके के हो सकते हैं आपके समझने के लिए। जैसे आप सपोज करें आपकी कोई फैक्ट्री है, सपोज करें कपड़ा फैक्ट्री है, आपके पास ग्राहक आया, मुझे इस क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, ठीक है, आपने कहा मुझे 10 दिन दो, मैं मशीन में बना के आपको दे दूंगा। तो ये क्या है, फ्यूचर गुड है जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होने वाला है, अभी आपके पास उस क्वालिटी का कपड़ा तैयार नहीं रखा। ठीक है जी, ये हो गया फ्यूचर गुड्स। पहली कैटेगरी है कि जो अभी मैन्युफैक्चर होगा आगे चल के। दूसरी इसकी कैटेगरी क्या है, जैसे कुरकुरे का पैकेट है, आप सपोज करो एक दुकान पे खत्म हो गया, उसने कहा कि कल आएगा माल, सप्लाई कल आएगी, तो ये भी क्या है, फ्यूचर गुड्स है। इसमें फर्क क्या है कि सर कपड़ा तो अभी हमें मैन्युफैक्चर करना है, कुरकुरे ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, मेरी दुकान पे नहीं है, सप्लायर से कल आएंगे। तो फ्यूचर गुड्स हैं आपके, या तो मैन्युफैक्चर होने हैं अभी, या फिर जो सेलर है, जो दुकानदार है, उसको प्रोक्योर करने हैं फ्यूचर में। तैयार हो सकते हैं गुड, सप्लायर के पास रखे हैं कुरकुरे, दर्जनों रखे हैं, आपको उठा के लाने हैं। तो या तो मैन्युफैक्चर ही नहीं हुए वो, या फिर सेलर को, जो दुकानदार है, उसको प्रोड्यूस करने हैं और प्रोक्योर करने हैं उन्हें फ्यूचर में। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, आपके फ्यूचर गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होते हैं, कॉन्टिंजेंट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो किसी कंडीशन पे ऊपर, जैसे किसी शर्त के ऊपर बेस्ड है। जैसे मेरी नाव में गुड्स है, शिप में, अब मैंने क्या कहा, अगर मेरी शिप ठीक ठाक किनारे पे आ गई तो उसमें जो माल लदा हुआ है, उसमें जो गुड्स पड़े हुए हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। इसमें कंटिंजेंसी क्या है, शिप को ठीक ठाक आना है। हो सकता है बीच समुद्र में तूफान आ जाए, शिप ही डूब जाए आपकी, है ना। तो उसमें क्या है, कॉन्टिंजेंट गुड्स में, कि कोई ना कोई कंटिंजेंसी, कोई ना कोई शर्त ऐसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। और एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन 2(7) में आपको दी हुई है। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले ही क्लियर हो गया कि इमूवेबल की बात नहीं हो रही है यहां, ये किसकी बात करता है, ओनली एंड ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी की, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम आपका टीपीए का हिस्सा है आपका। ठीक है जी, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 आपका टीपीए का हिस्सा है, एक्शनेबल क्लेम। एंड मनी, मनी कौन सा, इन सर्कुलेशन वाला, आउट ऑफ सर्कुलेशन मनी नहीं, इन सर्कुलेशन वाला मनी। एंड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, स्टॉक, स्टॉक मतलब जो आप कंपनी के स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं। ठीक है जी। स्टॉक हालांकि आपका गाय भैंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे लाइफ स्टॉक कह देते हैं इन्हें, पर क्योंकि यहां स्टॉक के साथ शेयर लिखा है, तो एक प्रिंसिपल होता है इंटरप्रिटेशन का, एजुजदम जनरिस, है ना। उसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको किसी वर्ड का समझ नहीं आ रहा, मतलब उसके साथ जो शब्द लिखा हुआ है उससे आप इंटरप्रिटेट कर लो। तो क्योंकि यहां स्टॉक के साथ शेयर लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या मान के चलेंगे, आपका शेयर्स की, डिबेंचर्स की बात हुई है इसमें, शेयर्स की। ठीक है जी। ग्रोइंग क्रॉप्स इसमें इंक्लूड होती हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर, सर अभी हमने डिस्कस करा कि थिंग्स अटैच टू तो इमूवेबल का हिस्सा है, यहां इन्होंने मूवेबल बना दिया, क्यों, देखो, विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड, जो आप एग्री कर चुके हो कि आप इसे जमीन से काट दोगे, सेवर कर दोगे, अलग कर दोगे, बिफोर द सेल, सेल होने से पहले, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या मतलब है, आपने कहा
कि मैं इसको क्या करूंगा, मैं आपको 25 तारीख को गुड्स बेचूंगा और मैं 20 तारीख को ये सारे पेड़ काट के रेडी रखूंगा, आके ले जाना आपको जितनी भी लकड़ी चाहिए। तो ये हो गया बिफोर सेल। सेल कब होनी है? 25 को, काट के रख लिए 20 को। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब है? आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये आगे वाले 20 पेड़ की लकड़ी मुझे चाहिए, काट के मेरे यहाँ भिजवा देना। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पहले बन गया है आपका, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसने क्या करा है, उन 20 पेड़ को आगे से काट दिया है। ठीक है, ये है फर्क अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आगे देखें, इंसॉल्वेंट का मतलब है जो अपने क्या है, पैसे नहीं पे कर पा रहा है। मर्केंटाइल एजेंट का क्या मतलब है? मर्केंटाइल निकला है शब्द मर्चेंट से, ठीक है, और एजेंट यानी कि आपने अपना बिजनेस के पर्पज से किसी पर्सन को अपना क्या रख लिया है, एजेंट रख लिया है। एजेंट कौन कौन होगा देखें इसमें सेकंड लाइन में, आइदर टू सेल द गुड्स, या तो उसके पास गुड्स बेचने का अधिकार है। नंबर 2, कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल। कंसाइन गुड्स मतलब कि वो गुड्स को भेजेगा कहीं। जैसे मेरी लखनऊ में ब्रांच है और दिल्ली में भी एक ब्रांच है। दिल्ली वाले को क्या है, मैंने एक वो बनाया हुआ है, हब बनाया हुआ है, वो क्या करता है, मेरी बाकी ब्रांचेस में भी गुड्स भेजता है और अपने यहां भी सप्लाई करता है दिल्ली में। ठीक है, तो ये हो गया कंसाइंड द गुड्स फॉर द सेल। वो दिल्ली से लखनऊ माल भेजेगा, तब लखनऊ में जाके माल सेल होगा। आगे, और टू बाय द गुड्स, या तो एजेंट का काम क्या है, वो मेरे बिहाफ पे गुड्स खरीदता है, और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स को गिरवी रख के वो पैसा क्या है, मार्केट से उठा सकता है। अगर ये 4 अथॉरिटी उसके पास है, या 4 में से एक भी है, तो हम उसको क्या मानेंगे, मर्केंटाइल एजेंट। क्या है, गुड्स बेचने का अधिकार रखता है, गुड्स खरीदने का अधिकार रखता है, गुड्स को कंसाइन करने का अधिकार रखता है, और गुड्स के बदले पैसे उठाने का अधिकार रखता है। आगे देखें, अब बात आती है इसमें देखो प्राइस की। अब हमें सबको पता है सर, सेल के बदले आपको क्या मिलने वाला है, प्राइस मिलने वाला है। ब्रेड खरीदोगे तो 40-45 रुपए आपको जेब से देने पड़ेंगे, तो आपको प्राइस मिलने वाला है। प्राइस क्या हुआ फिर? प्राइस मींस द मनी कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्राइस का मतलब क्या है, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन किस प्रिंसिपल पे चलती है, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, है ना। क्विड प्रो क्यो लीगल मैक्सिम, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न, आपको बदले में क्या मिल रहा है ब्रेड बेच के। तो प्राइस है वो कंसीडरेशन जो आपको बदले में मिलेगी, किसके, सेल ऑफ गुड्स के। अब यहां सर एक वर्ड लिखा हुआ है मनी। मनी का क्या मतलब हुआ, जैसे पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। मेरे पास 5 किलो गेहूं है, आपके पास 5 किलो बाजरा है, हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। ये आपका सेल ऑफ गुड्स का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि प्राइस का मतलब ही है मनी, यानी कि आपको क्या मिलना है, 5 किलो गेहूं के बदले अगर 100 रुपए मिलेंगे तो ही वो सेल है। अगर 5 किलो गेहूं के बदले आप क्या है, कोई अदर चीज उठा के ला रहे हैं, तो हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं है, वो क्या कहलाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहलाएगा, ना कि सेल ऑफ गुड्स। हाँ, बार्टर सिस्टम आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहलाएगा, ना कि सेल। सेल के लिए क्या जरूरी है, एक चीज गुड है और एक चीज मनी है। एक्सचेंज के लिए क्या जरूरी है, या तो दोनों ही चीज गुड है, जैसे चावल और आटा, ये दोनों ही चीज गुड है, ये एक्सचेंज होंगी आपस में। या तो दोनों ही चीज गुड है, या दोनों ही चीज मनी है। जैसे मैं आपको 500 का नोट दे रहा हूं और 200 के 2 और एक 100 का ले रहा हूं, दिस इज एक्सचेंज ऑफ मनी। ये होती है एक्सचेंज में कि या तो दोनों ही चीज गुड्स है, या दोनों ही चीज मनी है। सेल क्या होता है, एक गुड एक मनी, एक गुड एक मनी, ये होता है आपका सेल। तो इतना हमें पता लग गया सर, प्राइस का मतलब क्या है, इसमें मनी कंसीडरेशन, यानी कि पैसा जरूर आना चाहिए, करेंसी जरूर होनी चाहिए। अगर करेंसी नहीं है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हिस्सा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज आपके पास क्या है, आपने 1 किलो चीनी लेनी है, 25 रुपए किलो है, आपके पास 24 रुपए खुले हैं, और एक की आपने, आपकी जेब में टॉफी थी, आपने वो दे दी। तो उसमें आप ये नहीं कहोगे कि सर ये कंसीडरेशन नहीं बनी, क्यों, इसमें आपने टॉफी के बदले चीनी ले ली। नहीं, मेजर पोर्शन आप मनी में पे कर चुके हो, तो थोड़ा सा पोर्शन बार्टर के रूप में अलाउड है आपको। ठीक है, आगे देखिए ये क्या कहता है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टी मींस जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या होता है सर, बताओ।
क्या होता है प्रॉपर्टी? मूवेबल चीज, इमूवेबल चीज प्रॉपर्टी नहीं होती। मैं प्रॉपर्टी का मतलब पूछ रहा हूँ आपसे। देखो प्रॉपर्टी हम दो सेंस में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, दो सेंस में हो सकती है। एक तो होती है एज ओनरशिप और एक होती है एज थिंग। यह है प्रॉपर्टी की दो बाइफरकेशन, कि एक उसका रोल है एज ओनरशिप और एक है एज थिंग। तो ये जो एज थिंग है ये फर्दर आपकी बन जाती है मूवेबल और इमूवेबल, क्योंकि थिंग मतलब चीज। ये फर्दर बन जाती है आपकी मूवेबल और इमूवेबल। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एज इंटरेस्ट, इसे कहना बेहतर होगा एज ओनरशिप की जगह एज इंटरेस्ट, तो वो क्या बन जाती है, दो तरीके की, जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब सर हम मूवेबल इमूवेबल तो पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया हमने। बात आती है सर जनरल और स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है। तो जनरल प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आपको एब्सोल्यूट राइट्स मिले हुए हैं, यानी कि यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स। इसे कहते हैं जनरल प्रॉपर्टी। जनरल मतलब जनरली मेरा हक है इसके ऊपर पूरा। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि आपका हक तो है प्रॉपर्टी में, लेकिन वो हक है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। जैसे आपने ये बिल्डिंग या ये रूम किराए पे ले लिया, तो इस किराए के कमरे पे आपकी जनरल प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि आप इस कमरे को ना बेच सकते, ना तोड़ सकते, ना इसमें कुछ भी कर सकते, सिवाय और सिवाय आप इसका यूटिलाइज कर सकते। तो ये है आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी, यानी कि आपको थोड़े से राइट्स दिए हुए हैं, संपूर्ण राइट आपके पास नहीं है। और जनरल प्रॉपर्टी क्या है, एब्सोल्यूट राइट्स आपके पास हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी का कुछ ही करो, चाहे आग लगाओ। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसकी बात करता है? देखो, प्रॉपर्टी मींस जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। यानी सेल ऑफ गुड्स में क्या है, ओनरशिप होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जहां भी यहां वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी की बात सोगा नहीं करता आपका। वो किसकी बात करता है? जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स की बात करता है। ठीक है जी। सेलर का मतलब 213, सेलर हु सेल्स और एग्री टू सेल, बायर की तरह सिमिलर, हु सेल और एग्री टू सेल, हु बाय और एग्री टू बाय। एक डेफिनेशन है इसमें स्पेसिफिक गुड्स 240। जो मेजर मेजर डेफिनेशन है उनके आपको नंबर भी याद होने चाहिए। जैसे स्पेसिफिक गुड्स 214 में है, गुड्स 27 में डिफाइन है। ठीक है जी, ये आपके पीटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कहते हैं स्पेसिफिक गुड दो तरीके के होते हैं, दो चीजों से बनते हैं मिलके, आइडेंटिफाई प्लस एग्री। अगर ये दो चीजें हैं तो आपके गुड्स क्या है, स्पेसिफिक कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देखें, मेरे पास 5 बाइकें खड़ी हैं लाइन में, मैं बाइकों का शौकीन हूं। मेरे पास 5 बाइकें खड़ी हैं लाइन में। मैंने आपको कहा कि हर बाइक 1 लाख रुपए की, आप कोई सी मर्जी ले जाओ। ठीक है, तो वो जो बाइक है वो स्पेसिफिक गुड्स कब बनेंगी? नंबर 1, जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे बाइक को कि मुझे इन 5 में से चौथे नंबर की बाइक चाहिए, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। और एग्री का मतलब है हम दोनों उसको ट्रांसफर करने के लिए एग्री भी हो जाते हैं कि हाँ मैं चौथे नंबर की बाइक आपको बेचना चाहता हूं और आप चौथे नंबर की बाइक खरीदना चाहते हैं। जब ये दोनों काम होंगे, आइडेंटिफिकेशन होगा और उसी गुड्स के ऊपर एग्रीमेंट बन जाएगा ट्रांसफर करने का, तो ही वो गुड्स क्या कहलाएंगे, स्पेसिफिक कहलाएंगे। मैंने आपको कह दिया 5 बाइक खड़ी है, कोई भी एक चुन लो, तो अभी वो बाइक चाहे 5 है, स्पेसिफिक ग्रुप है, 5 है, दिख रही है सर सामने, पर वो स्पेसिफिक गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक उनके ऊपर ना तो आइडेंटिफिकेशन हुई है ना एग्रीमेंट। सपोज करें आपने चौथे नंबर की बाइक चुन ली, मैंने कहा नहीं नहीं चौथे नंबर की नहीं बेच सकता, इसे तो मुझे किसी और को बेचना है, तो एग्रीमेंट नहीं बना, तो भी ये स्पेसिफिक गुड्स नहीं बना। स्पेसिफिक के लिए आइडेंटिफाई भी करो, पहले गुड्स को पहचानो और उसके ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए बोथ सेलर और बायर का, तो ही वो गुड्स क्या कहलाएंगे, स्पेसिफिक गुड्स कहलाएंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2,
फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके माइनर लॉज हैं, उनमें तो आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते कि इसमें कितने सेक्शन है या कितने चैप्टर है, लेकिन मेजर लॉज में से आपके जरूर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें इतने चैप्टर्स हैं और इतने सेक्शन हैं। वो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इस चैप्टर नंबर में कितने से लेके कितने तक की रेंज है ना। तो वो आपको इंडेक्स भी याद करना होगा। वो जब क्लास खत्म होगी हम 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे कि इंडेक्स कैसे याद करना। इंडेक्स अगर आपको याद हो गया ना, आपका पेपर का बहुत मेजर हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन बेस्ड पेपर ज्यादा आता है उसमें। बात करते हैं सर सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा है, एक्ट 9 ऑफ 1872। जैसे आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, आप इसे खोल के देखोगे, ये है 3 ऑफ 1930। इसका क्या मतलब है? 1930 ईयर में थर्ड एक्ट है ये जो पास हुआ था। और भी ये होंगे, फर्स्ट कोई और है, सेकंड कोई और है, ये तो थर्ड है भैया। तो ऐसे 9 ऑफ 1872 क्या है? आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कि 1872 ईयर में 9वें नंबर का एक्ट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ था। तो वो कहते हैं थर्ड सेक्शन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सोगा के ऊपर। आपके दो लॉ होते हैं, एक होता है जनरल लॉ, एक होता है स्पेशल लॉ। ठीक है जी। जनरल लॉ का क्या मतलब होता है? जनरल लॉ का मतलब होता है वो जनरली हर चीज की बात करता है। स्पेशल लॉ का क्या मतलब है? स्पेशल उस टॉपिक के लिए हमने एक लॉ बना दिया उठा के, जैसे सोगा मूवेबल गुड्स की सेल के लिए हमने स्पेशल एक लॉ बना दिया उठा के। तो जब कभी भी जनरल और स्पेशल लॉ में लड़ाई होगी तो कौन जीतता है? आपका स्पेशल लॉ जीतता है। हाँ, लेकिन जो जनरल लॉ के प्रोविजंस बिना लड़ाई के अप्लाई हो सकते हैं, जैसे सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यहां तो है नहीं, वहां से उठा लो। तो ऐसी चीज में आपका जनरल लॉ भी अप्लाई होता है। यही बात इन्होंने यहां पे कही है कि जहां पे लड़ाई नहीं है, अनरिपील्ड प्रोविजंस है या इनकंसिस्टेंट, हम कह रहे हैं हिंदी में लड़ाई, इंग्लिश में कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं है आपस में, तो आपका जनरल लॉ आईसीए भी यहां पे अप्लाई होगा। ठीक है जी। ये एक और तरीका है पता लगाने का कि ये इलस्ट्रेटिव है। क्यों? इसके लिए हमें आईसीए रेफर करना पड़ेगा। फोर्थ क्लॉज इसका मेन है, बात करता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की। इसकी डेफिनेशन पढ़ो, फर्स्ट क्लॉज पढ़ो। पढ़े जी, रीड आउट करें। अब देखो ये क्या कहता है। इसका हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन का हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, डाइसेक्शन कर लेते हैं। इसमें से हम क्या निकाल के लेके आएंगे? असेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकाल के लेके आएंगे। तो पहला इंग्रेडिएंट निकालो, इसमें क्या निकलता है बताओ। पहला इंग्रेडिएंट है इसका कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट इंग्रेडिएंट सेल बनाने का। सेकंड इंग्रेडिएंट क्या है? ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर दोनों। सेकंड इज ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। तीसरा, तीसरा एलिमेंट आपको क्या लगता है मेन? प्रॉपर्टी इन गुड्स, ये आपका तीसरा एलिमेंट है। फोर्थ एलिमेंट क्या हो सकता है? प्राइस और प्राइस। ये जो पार्ट ओनर है ये असेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें कोई फर्क नहीं है उससे। तो ये चार चीज क्या है आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने में? ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए। नंबर 1, देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नंबर 2, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर का क्या मतलब है? या तो मैं आपको हैंड टू हैंड सामान ट्रांसफर कर रहा हूं, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं, मिल्क ले लिया, ब्रेड ले लिया, तो वो क्या है? ट्रांसफर। एग्री टू ट्रांसफर, जब आप उसको पैसे देके आए थे कि मेरे घर परसों फंक्शन है, ये सामान डिलीवर कर देना, दिस इज एग्री टू ट्रांसफर। थर्ड हमारा है प्रॉपर्टी इन गुड्स। आप सेल में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? सर हमने ये पढ़ लिया ट्रांसफर कर रहे हैं हम, लेकिन क्या ट्रांसफर कर रहे हो आप? प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो। प्रॉपर्टी इन गुड्स का क्या मतलब है? ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है।
ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या मानते हैं, सेल मानते हैं या एग्रीमेंट टू सेल मानते हैं कि सर ओनरशिप के ट्रांसफर को लेके कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। फोर्थ इज फॉर अ प्राइस, फ्री मीनिंग फॉर अ प्राइस, और प्राइस का मतलब हम पढ़ चुके हैं पैसा। एक्सचेंज सिस्टम, बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये चार इंग्रेडिएंट क्या है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के मेजर हिस्से हैं हमारे। अब बात करते हैं हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, फर्स्ट हिस्सा इसका। तो यानी कि इसमें क्या होनी चाहिए, आपकी सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट सारी पूरी होनी चाहिए। सेक्शन 10 क्या बताता है आपका, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं आपके, है ना। उसके लिए आपको क्या क्या कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका लीगल होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, आपकी कंसिडरेशन होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ये आपकी सब चीजें वो बताता है। तो वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर का मतलब ये है कि सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट हमें क्या करनी है, पूरी करनी है। ठीक है जी, वो हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। अब बात आती है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। वो कहते हैं जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से बना सकते हो, ओरल हो गया, रिटन हो गया, इंप्लाइड हो गया। ओरल, रिटन, इंप्लाइड में क्या फर्क है जी, देखें, एक्सप्रेस और इंप्लाइड दो चीजें होती हैं। एक्सप्रेस इज मैं दुकान पे गया, मैंने कि ये लो 40 रुपए, मुझे ये सामान दो, दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखित नहीं होता, ओरल या रिटन, ये दोनों चीज आपकी एक्सप्रेस में फॉल करती है। इंप्लाइड क्या हुआ, मैं दुकान पे गया, मैंने वहां चिप्स का पैकेट उठाया, 20 रुपीज काउंटर पे रखे एंड आई लेफ्ट, और दुकानदार ने भी 20 रुपीज उठा के अपने पॉकेट में रख लिए। दिस इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि हमारे कंडक्ट से हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ना मैंने एक शब्द बोला ना आपने एक शब्द बोला, दिस इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो कहते हैं सेल ऑफ गुड जब आप करने जा रहे हैं, सेल्स करने जा रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है, ओरल, रिटन या बाय कंडक्ट, जिस मर्जी तरीके से आप बना सकते हैं। लॉ आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाता कि आपको ओरल ही बनाना है, रिटन ही बनाना है, या इंप्लाइड नहीं बना सकते, कैसे भी बनाइए, आपकी मर्जी। नेक्स्ट से देखें, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। यहां से हमें क्या पता लग गया, ट्रांसफर का मतलब है आप सेल बना रहे हैं, और एग्री टू ट्रांसफर का मतलब है आप एटीएस बना रहे हैं, एग्रीमेंट टू सेल बना रहे हैं। ठीक है जी, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो हिस्से हो गए सर, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। प्रॉपर्टी इन गुड्स हमने बात कर ली है। प्रॉपर्टी इन गुड्स का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी इन गुड्स का बात है कि जनरल ओनरशिप, ओनरशिप की बात हो रही है, जनरल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहां पे। ठीक है जी, स्पेशल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही सर, आप किराए के कमरे में बैठे हैं, उस कमरे को आप सेल कर ही नहीं सकते, उस कमरे में आप सिर्फ रह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ यहां पे, प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं। आगे देखें, नेक्स्ट फॉर अ प्राइस। फॉर अ प्राइस में हम बात कर चुके हैं कि क्या है, मनी कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब दो चीजें हैं सर यहां। नंबर 1, एक एलिमेंट है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, और दूसरा एलिमेंट है पेमेंट ऑफ प्राइस। हमें यह पता लगाना है कि प्रॉपर्टी की डिलीवरी, डिलीवरी मतलब वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, अभी पढ़ के आए हैं। प्रॉपर्टी की डिलीवरी और पेमेंट ऑफ प्राइस, क्या ये दो एसेंशियल कंडीशन है सेल की, बताओ। प्रॉपर्टी की डिलीवरी और पेमेंट ऑफ प्राइस, क्या ये दोनों सेल करने की एसेंशियल कंडीशन है? ये क्या है, एसेंशियल कंडीशंस नहीं है आपकी। कैसे हैं, देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले हम डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी को, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का हमें ये मतलब समझा हमने कि चीज यहां से उठा के आपके हाथ में दे दी। अब सपोज करें आप क्या गए, मार्केट में गए, आपने क्या करा, उसको 200 रुपए दिए और एक सामान की लिस्ट दी कि ये सामान पैक करके रखना, मैं जरा मार्केट में और काम करके हुए आता हूं। तो सेल किस टाइम हुई, जिस टाइम आप मार्केट में काम करके वापस गए, अपना पैक सामान उठाए उस टाइम, या जिस टाइम आप 200 रुपए दे दी, लिस्ट दे दी, उसी टाइम हो गई सेल। वो कहते हैं सेल हो गई जिस टाइम आपने 200 रुपए दिए, लिस्ट दी, उसी टाइम आपकी सेल हो गई।
देखो क्यों हो गई। अगर सपोज करो उसने आपका सामान पैक करके रख दिया, कोई दूसरा ग्राहक आया, उसने एक ऐसी चीज मांग ली जो आपके सामान में मौजूद है, उसकी दुकान पे खत्म होगी, लास्ट पीस आपने उठा लिया था, क्या वो आपका पैकेट खोल के उस सामान को किसी को बेच सकता है? नहीं बेच सकता ना। उसका इसका मतलब क्या हुआ, सेलर का हक खत्म हो गया, सेलर का उस सामान के साथ छेड़खानी करने का हक खत्म हो गया। ठीक है जी। तो वो कहते हैं सेल बनाने में प्रॉपर्टी की डिलीवरी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बायर अपने घर प्रॉपर्टी ले ही जाए, अगर वो सेलर के पास भी पड़ी है तब भी सेल बनाई जा सकती है। सेकंड इज पेमेंट ऑफ प्राइस। क्या सेल के लिए प्राइस पे करना जरूरी है? नहीं। क्यों सर, उधार गुड्स कितनी बार लेके आते हैं हम, कि मेरी सैलरी 10 तारीख को आएगी, आप मेरे को ये राशन दे दो, 1 तारीख को ही चाहिए घर में तो महीने को, मैं आपको 2-4 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो ऐसे तो उधार का सिस्टम बंद हो जाएगा। तो वो कहते हैं पेमेंट ऑफ प्राइस और डिलीवरी ये दोनों सेल बनाने के लिए जरूरी नहीं है, ये आप बाद में डिसाइड कर सकते हो। हाँ, डिलीवरी तो होनी ही चाहिए, लेकिन सेल बनाने की एसेंशियल एग्रीमेंट, ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं बनते। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। सपोज करें एक चीज के 4 मालिक हैं, ठीक है जी, एक चीज के 4 मालिक हैं, तो कहते हैं सेल में जरूरी नहीं है चारों की चारों मालिक आपको चीज वो बेच रहे हैं, वो कहते हैं अगर एक मालिक ने अपना हिस्सा आपको बेच दिया तो दिस इज ऑल्सो सेल। ठीक है जी। तब आप क्या करेंगे, 3 तो पुराने हैं, एक आप नए जुड़ जाएंगे, जो आपका सेलर था वो हट जाएगा लिस्ट में से, आपका नाम ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो एक को ओनर, पार्ट ओनर अपना हिस्से की भी सेल बना सकता है, जरूरी नहीं है सारे आइटम की सेल बनाई जाए। ठीक है जी। आगे देखें, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। एब्सोल्यूट और कंडीशनल क्या मतलब हुआ जी इसका? बताओ, एब्सोल्यूट और कंडीशनल का क्या मतलब हुआ? देखो, एब्सोल्यूट मतलब कोई बिना शर्त के हमने खरीदा बेचना करा है, मैंने आपको 40 रुपए दिए, सामान उठाया घर चला गया, ये हुआ बिना शर्त के। कंडीशनल, मैं आपकी दुकान पे गया, मैंने आपको कहा मुझे A1 क्वालिटी का घी चाहिए, A2 का नहीं चाहिए, A3 का नहीं चाहिए, मुझे A1 क्वालिटी चाहिए। कंडीशन क्या है इसमें सेल की, घी अगर A1 होगा तो ही सेल होगी। ठीक है। तो वो कहते हैं सेल किसी भी तरीके से हो सकती है, एब्सोल्यूट मतलब बिना कोई कंडीशन के भी, और कंडीशनल मतलब कोई शर्त रख के भी आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आगे देखें, where under a contract of sale the goods is transferred from the seller to buyer, the contract is called sale। अब इन्होंने सेल डिफाइन कर दी। सेल कैसे डिफाइन कर दी, गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की, यानी कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या कहेंगे, सेल हो चुकी है। तो याद रखें, सेल इज नॉट डिलीवरी ऑफ पोजेशन। सेल क्या है कि आप खाली कोई चीज उठा के दे रहे हैं, मैं ये चीज आपको चेयर उठा के दे देता हूं तो ये सेल थोड़ी हुई। सेल इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैं आपको मालिकाना हक दे रहा हूं उसमें। ठीक है जी, उस चीज में। अब चाहे आप ये चेयर उठा के ले जाओ या ना ले जाओ, ये चेयर 2 दिन बाद भी आपकी है, 3 दिन बाद भी आपकी, अगर मैंने आपको क्या करा है, मालिकाना हक ट्रांसफर करा है। तो सेल हमेशा क्या याद रखेंगे, सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो वो कहते हैं जिस टाइम पे द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर, और प्रॉपर्टी हम कौन सी पढ़ के आए हैं, जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। ठीक है जी। तो वो कहते हैं जहां जनरल प्रॉपर्टी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे पास हो गई, मेरी तरफ से मैं सेलर हूं, मेरी ओनरशिप उन गुड्स में खत्म हो गई और बायर की ओनरशिप उन गुड्स में आ गई, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या कहते हैं, सेल हो चुकी है। तो सेल क्या हुआ, एक तरीके से एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ सेलर। एक्सटिंग्विश मतलब खत्म हो जाना, टाइटल मतलब सेलर का मालिकाना हक। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ सेलर एंड क्रिएशन ऑफ टाइटल इनटू द बायर, इसको हम कहते हैं सेल, कि सेलर का राइट खत्म होकर बायर का राइट बन गया, ये हो गई आपकी सेल। आगे देखें, बट वेयर द ट्रांसफर इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम। जब ट्रांसफर क्या होना है, कौन सा ट्रांसफर, प्रॉपर्टी इन गुड्स, ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होनी है।
जैसे मैंने आपको कहा था 2 दिन बाद मेरे घर में फंक्शन है, 10 किलो पनीर दे देना, भिजवा देना। अब ऐसा तो है नहीं वो 10 किलो पनीर आज ही आपकी अलग कर देगा, आपको तो 2 दिन बाद चाहिए ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कहने लगो ये 10 किलो पनीर मेरा है, मेरे को तो 2 दिन बाद भेज देना। वही उसकी मर्जी है, 2 दिन बाद वो नया ताजा बना के भेजेगा आपको। तो वो क्या कहते हैं, ओनरशिप जब फ्यूचर में ट्रांसफर होनी है तब, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, या वो सब्जेक्ट टू सम कंडीशन है, जैसे मैंने आपको कहा था A1 क्वालिटी का ही घी चाहिए, ठीक है जी। देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। यानी कि सिंपल फंडा, अगर तो ट्रांसफर हो गया प्रॉपर्टी इन गुड्स हैंड टू हैंड तो सेल है आपकी, और अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्यूचर में ट्रांसफर होनी है आपकी तो उसे हम एटीएस कह देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनता है, एटीएस आपका सेल में कन्वर्ट कब होता है। नंबर 1, करो इसका भी डाइसेक्शन पोस्टमार्टम, बताओ कब कब बनता है। टाइम इलेप्स हो जाए जी आपका, या वो कंडीशन क्या है आपकी फुलफिल हो जाती है, ठीक है जी। तब एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाता है आपका, सेल बन जाता है, सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन गुड्स इन ट्रांसफर्ड, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एटीएस की सेल बनने की कहानी। अब आ जाओ आप फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 5। ये क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे 4 में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन में हमने 4 एलिमेंट निकाले, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर, प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर अ प्राइस, ठीक है जी। वो हमने 4 चीज निकाली। अब कह रहे हैं कि सर आपको बनाना कैसे है कॉन्ट्रैक्ट, हाउ मेड कैसे बनाओगे, बताओ कैसे बनाएंगे, सेक्शन नंबर 5 बताता है, पढ़ो। हाँ ठीक है जी, क्या समझ में आया बताओ। अब देखो क्या है हमें इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, हमने इसकी वो बता दिया कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल ऑफ द गुड्स। यानी कि जरूरी नहीं है कि सेलर ही ऑफर करे कि आओ आओ 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो, बायर भी खुद से जाके ऑफर कर सकता है कि मैं आपके गुड्स खरीदना चाहता हूं, कोई भी पार्टी ऑफर करे, जो पार्टी ऑफर कर रही है उसके सामने वाली पार्टी उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, लिखा है आगे, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर फॉर अ प्राइस, और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। अब ये आगे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है अब आपका, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, गुड्स आपको इमीडिएट मिल सकते हैं एंड टू एंड, कि ये टमाटर लो पैसे दो और चलो निकलो, या वो क्या हो सकता है आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं, जैसे यहां लिखा है पोस्टपोन, इमीडिएट, पोस्टपोन ऑफ द गुड्स, ठीक है, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी हो सकते हैं। आपने 100 किलो टमाटर लेने हैं, 10 किलो आज 10 किलो कल, कल 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 ऐसे 10 दिन में लेने हैं आपको, ठीक है, या आपको 100 किलो टमाटर इकट्ठे 10 दिन बाद चाहिए, तो वो गुड्स की डिलीवरी कैसे भी हो सकती है। और सेम प्राइस के बारे में भी लिखा है, प्राइस भी आप कैसे भी पे कर सकते हो, इकट्ठा आज ही दे दो, इंस्टॉलमेंट में दे दो, ईएमआई कहते हैं जिसे हम, ईएमआई बंधवा लो, या फिर फ्यूचर डेट पे दे देना इकट्ठा, कैसा भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तो उससे अफेक्ट नहीं है, क्यों, कॉन्ट्रैक्ट तो फुल स्टॉप से पहले ही बन गया, ऑफर बाय प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट डन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें क्या लिखा है, पढ़ें। हाँ सेकंड, हाँ इससे क्या समझ में आया हमें,
जो हम अभी बात कर रहे थे, है ना, कि आपका पार्टली इंप्लाइड हो सकता है, पार्टली एक्सप्रेस हो सकता है, टोटली इंप्लाइड हो सकता है, टोटली एक्सप्रेस हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, किसी भी तरीके से आपका हो सकता है, कोई भी बार नहीं लगाता लॉ किसी भी चीज के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, सिक्स्थ क्या कहता है आपका। अब ये बात करता है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स की, जिसको हम थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं। देखें अब एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में क्या कहता है, ये पढ़े। अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें यह पता लगता है कि सर जो गुड्स हैं जिनके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं सेल का, या तो वो एग्जिस्टिंग हो सकते हैं या वो फ्यूचर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था मेरे घर में 4 दिन बाद फंक्शन है, 10 किलो पनीर भिजवा देना। तो जो 4 दिन बाद पनीर भिजवाई जाएगी वो अभी उस दुकान में नहीं रखी, क्योंकि पनीर क्या खराब हो जाती है। वो पनीर कब आएगी, चौथे दिन आएगी, सुबह या 3 की रात को आएगी, है ना। तो वो क्या हो गई, हमने फ्यूचर गुड्स क्या पढ़े थे, या तो वो अभी मैन्युफैक्चर होने या सेलर उन्हें अभी प्रोक्योर करेगा। तो यहां तो हो सकता है पनीर अभी मैन्युफैक्चर ही होनी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो आप क्या है बना सकते हैं, आज भी 1 हफ्ते पहले भी बना सकते हैं कि 10 दिन बाद मेरे घर में पार्टी है, मेरे को इतनी किलो पनीर चाहिए। जरूरी नहीं हो कि उसकी दुकान पे पनीर उस टाइम मौजूद ही हो। तो ये हो गई फ्यूचर गुड्स। ठीक है जी, जैसे आपने क्या करा, आप किसी कपड़े वाले के पास गए, आपने मेरे को कहा कि मुझे बनारसी साड़ीज चाहिए। उसने कहा अभी तो स्टॉक खत्म है, ये फोटो देख लो व्हाट्सएप पे। आपने उसमें से ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी चूज कर ली और आप उसे पैसे दिए कि ये साड़ी मेरे लिए बुक कर लो, मेरे को मंगवा देना आप जब भी आए। करते हैं हम ऐसा, है ना। तो वो क्या है, साड़ी उसके पास एग्जिस्टिंग नहीं है, उसे अभी अपनी मैन्युफैक्चरर को, अपने होलसेलर को फोन करना पड़ेगा कि हरी साड़ी भिजवा दो। तो वो क्या है, फ्यूचर गुड्स है। फ्यूचर गुड्स के लिए भी आप क्या है कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, और एग्जिस्टिंग के लिए तो आपको पता है हम बना ही सकते हैं कि उसकी दुकान में रखे हैं, पैसे दो और ले आओ। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और फ्यूचर के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आगे देखें, जैसे मेरी नाव थी, शिप थी, वो अभी समुद्र में है, बीच में है ना। तो वो क्या है, अगर वो इस किनारे आ गई तो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अगर तो मेरी शिप इस किनारे आ गई तो उसमें जितने भी गुड्स हैं वो आपके हुए, और अगर नहीं आई तो जी है जयराम जी की। जब शिप ही डूब गई तो गुड्स की क्या बचेंगे। ठीक है जी, तो वो कहते हैं आप कंटिंजेंट गुड्स का भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसका, कि अगर मेरी शिप किनारे आ गई तो मैं आपको गुड्स दे दूंगा। तो जब शिप किनारे लग जाएगी आपको सामने वाली पार्टी को गुड्स देने ही देने पड़ेंगे। इसे कहेंगे सर फ्रस्ट्रेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। हाँ 56 में, कि अब क्या है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। आकाश, एब्सोल्यूट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। खाली पोजेशन हो सकता है आपको हम बाद में दें, उसका ओनरशिप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम सेल की बात करते हैं, सेल में हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं ओनरशिप ऑफ गुड्स की, हमें पोजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है जब हम सेल बना रहे हैं। हाँ, जब हम सेल बना रहे हैं ऑब्वियसली गुड्स की डिलीवरी तो हमें चाहिए, लेकिन सेल बनाने के लिए पोजेशन ट्रांसफर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट पढ़े, थर्ड क्लॉज। सेल द गुड्स। अब देखो यहां क्या करते हैं, लॉ ने कहा है अगर सेलर क्या करता है, चालाकी करता है। चालाकी कैसे करेगा सर, चालाकी या फिर चालाकी नहीं करता, उससे बाई चांस मिस्टेक हो जाती है। जैसे हम बनारसी साड़ी लेने गए, है ना, आपने कहा कि मुझे ये हरे कलर की बनारसी साड़ी दिखा दो, उसने कही छोटू हरे कलर की बनारसी साड़ी निकालो, और आपने इतने काउंटर पे बिल वगैरह कटवा दिया, पेमेंट कटवा दी। बाद में उसने आके बताया कि भैया बनारसी साड़ी तो स्टॉक में खत्म हो गई। तो यानी कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रेजेंट सेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हैंड टू हैंड सेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुड्स क्या है, फ्यूचर है। आपको अब वो बनारसी साड़ी फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है, या आप जैसे कह रहे हैं कि हाँ हाँ गुड्स पड़े हैं मेरे गोदाम में पड़े हैं, मैं अभी मंगा रहा हूं लड़के से, आप बिल करवाओ।
गोदाम में गुड्स थे ही नहीं, तो आपने क्या बनाने की कोशिश करी, प्रेजेंट सेल बनाने की कोशिश करी है। गुड्स क्या है, फ्यूचर है, तो इस प्रेजेंट सेल को हम क्या मानेंगे, एटीएस मान के चलेंगे। अब एग्रीमेंट टू सेल मान के चलेंगे अब इसे, ठीक है जी। एग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब हुआ कि फ्यूचर में आपको उसे गुड्स लाके देने पड़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ, हमने ये पढ़ा है कि एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए तो सेल हो सकती है, जो चीज सामने रखी है। जो चीज फ्यूचर गुड्स हैं उसके लिए लॉ ने कहा है आपको एटीएस बनाना है, एग्रीमेंट टू सेल बनाना है। क्योंकि सेल तो आप बना नहीं सकते, सेल की रिक्वायरमेंट क्या है, सेलर की ओनरशिप खत्म हो, बायर के पास ओनरशिप आ जाए। जो चीज अभी सेलर के पास ही नहीं है उसकी ओनरशिप कैसे दे सकता है वो आपको। तो फ्यूचर गुड्स के लिए हमने कह दिया कि आपको क्या बनाना है, एटीएस बनाना है, इट इज द ओनली वे। अब क्या करा इसमें, हमने प्रेजेंट सेल कर दी कि मैंने आपको गुड्स मोबाइल में दिखा दिए कि ये देखो ये साड़ी है, ये सूट है, ये मेरे पास पड़े हैं सब गोदाम में ए टू जेड, आप चूज तो करो। आपने उसमें से 5 सूट पिक कर लिए और वो पर सूट था 5,000 का, तो 5 इंटू 5 25,000 की आपने बिलिंग करवा ली काउंटर पे। अब जब हम वहां गए गोदाम में तो उसमें 5 में से 3 ही थे, 2 ऑलरेडी सोल्ड हो चुके थे किसी और को, ठीक है। तो वो कहते हैं 3 के लिए तो दिस ट्रांजैक्शन विल बी सेल, और 2 बची हुए सूट्स के लिए दिस ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज एटीएस, एग्रीमेंट टू सेल, जो कि फ्यूचर में आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे देखें 7th, पढ़े। देखो जी अब यहां क्या कहते हैं, ये यहां कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप जिस टाइम सेल बना रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सेल बना रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिन गुड्स को लेके आप सेल बना रहे हैं, या तो वो गुड्स खत्म हो चुके हैं। मैंने आपको सेल करा कि मैं आपको अपना घोड़ा बेचूंगा, हॉर्स बेचूंगा, लेकिन जिस टाइम मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं, उस टाइम मेरा घोड़ा मर चुका है किसी भी बीमारी की वजह से, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका पेरिश और बिकम सो डैमेज्ड, यानी कि घोड़े का एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में है वो, तो वो क्या है, अब घोड़ा डैमेज हो गया है इस तरीके से कि अब वो आपके काम का नहीं है। भैया आपको तो जीता जागता बढ़िया रेस में दौड़ने के लिए घोड़ा चाहिए था, वो तो उल्टा इंजर हो गया आईसीयू में पड़ा है, वो क्या रेस लगाएगा किसी से, ठीक है जी। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, और क्या लिखा है यहाँ, विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर, यानी कि सेलर बेईमान नहीं है, सेलर आपके साथ कोई बेईमानी नहीं कर रहा, सेलर को वाकई में नहीं पता कि घोड़ा डैमेज हो चुका है या मर चुका है। तो ऐसे केस में क्या होगा आपका, ऐसे केस में लॉ कहता है आपका कि द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, कि चाहे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपके बीच में एग्रीमेंट आपने साइन कर लिया कि मैं आपका घोड़ा 10 लाख रुपए में खरीदूंगा, दोनों ने साइन भी कर लिए, लेकिन घोड़ा उस टाइम पे मरा हुआ था और सेलर इनोसेंट है, सेलर आपके साथ बेईमानी नहीं कर रहा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी। और अगर सेलर सपोज करो आपको मरा हुआ घोड़ा बेच रहा है, जानबूझ के बेईमानी कर रहा है, तो घोड़ा तो मिल नहीं सकता, तो आप क्या ले लेंगे, सेलर से डैमेजेस ले लेंगे, क्यों, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा था, ठीक है जी। 56 में देखो, 56 क्या होता है, 56 में पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा से वैलिड होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि क्या है, कि मैं आपको चीनी भेजूंगा, आप दूसरे देश के हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया हैं, मैं रशिया हूं, आप यूक्रेन है, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि क्या है, मैं आपको चीनी सप्लाई करूंगा, लेकिन बाद में क्योंकि हमारे बीच में युद्ध छिड़ गया, तो सरकार ट्रेड बंद कर देती है सबसे पहले दुश्मन देश के साथ, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ बंद करी हुई है, तो अब मैं आपको चीनी नहीं बेच सकता। तो फ्रस्ट्रेशन कब होती है, हमेशा याद रखना, फ्रस्ट्रेशन ओनली एंड ओनली तब होगी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होगा। भाई जिस टाइम चीनी बेचनी थी उस टाइम तो कोई युद्ध नहीं था, उस टाइम वैलिड था, ट्रेड खुली हुई थी, बाद में सरकार ने बंद कर दी, वो क्या हो गया, बंद करना इज फ्रस्ट्रेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हाँ तो ये होगा जैसे 73 में आपका हो सकता है, हाँ, तो ये क्या है आपका कंपनसेशन, आप उससे ले सकते हैं। लेकिन सोगा में कब आएंगे आप, सोगा कहता है कि सेलर इनोसेंट होना चाहिए,
आगे देखें 8th में लास्ट टैक्स को पता है जी सेलर को, तो उसे डैमेजेस देने पड़ेंगे जी, कि अगर वो जानबूझ के खराब घोड़ा बेचता है तो। हाँ 8th देखें। हाँ जी बताओ। ये देखो कि इसमें क्या था कि जब आप इलस्ट्रेशन में जब आप घोड़ा सेल कर रहे थे, तो ना तो बायर ने पूछा उसकी सैनिटी के बारे में, सैनिटी मतलब कि दिमाग इसका ठीक ठाक है, ना सेलर ने बताया। तो कहते हैं सेलर अगर चुप है किसी बात को लेके, तो सेलर की हर चुप्पी को आप फ्रॉड नहीं मान सकते। हाँ, लेकिन अगर बायर उससे पूछता आपका घोड़ा दिमाग से ठीक है ना, पागल तो नहीं है, सेलर फिर चुप रहता, तब दिस अमाउंट टू फ्रॉड। इसलिए उन्होंने लिखा है कि मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए और आप फिर भी साइलेंट हैं, तो दिस विल बी फ्रॉड। हाँ, ड्यूटी टू स्पीक नहीं थी यहाँ पे सेलर की। और उसी के साथ आप एक इलस्ट्रेशन और पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि एक पिताजी की बेटी जस्ट कम ऑफ एज, जस्ट कम ऑफ एज का मतलब है कि अभी 18 की हुई है वो, और उसके पिताजी ने उसको डिस्क्लोज नहीं करा गुड्स बेचते हुए कि गुड्स क्या है, ये ऐसे हैं, शायद घोड़ा ही बेच रहे थे, तो ये डिस्क्लोज नहीं करा, तो वहां पे उसे लाइबल कर दिया था। क्यों? क्योंकि पिता और पुत्री के बीच में रिलेशन ही ऐसा था कि पिताजी को अभी अभी बच्ची मेजर हुई है, उसे क्या पता घोड़ा कैसे खरीदते हैं, क्या पूछते हैं, तो वहां पे पिताजी की ड्यूटी टू स्पीक थी, और नॉर्मल सेलर और बायर के बीच में ड्यूटी टू स्पीक नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए हम कहते हैं कि मेयर साइलेंस डू नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। 8 सेक्शन देखें। हम्म, 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 अपडेटेड। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने आपके साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि मेरे को आप क्या करना जी, 50 किलो पनीर सप्लाई कर देना, मेरे घर परसों फंक्शन है। ठीक है जी, ये बन गया, एटीएस बन गया, 50 किलो पनीर परसों आनी है। अब कहते हैं कि जब जिस दिन हमने गुड्स डिलीवर करने हैं, जिस दिन डे आफ्टर टुमारो हमने क्या करनी है, अपने गुड्स डिलीवर करने हैं, पनीर डिलीवर करनी है, वो गलती से क्या हो गई, लेबर से छूट के नीचे गिर गई, सारी पनीर खराब हो गई। ठीक है जी, तो वो क्या हो गया, ना तो ध्यान रखे सेलर की गलती है, भाई लेबर से गिर गई, सेलर की क्या गलती है, ना बायर की गलती है उन गुड्स में, और गुड्स एग्रीमेंट टू सेल जिस टाइम बना था उस टाइम ओके थे, जैसे घोड़ा था, एग्रीमेंट टू सेल जिस दिन बना था उस दिन ओके था, जिस दिन वाकई में घोड़े की सेल होनी थी उस दिन वो घोड़ा क्या हो गया, मर गया, अपने आप मर गया, किसी भी वजह से एक्सीडेंट हो गया, बीमारी लग गई उसे। ठीक है, तो कहते हैं ना सेलर की गलती से गुड्स खराब हुए, ना बायर की गलती से गुड्स खराब हुए, और एग्रीमेंट टू सेल वाले दिन वो बिल्कुल ओके थे। एटीएस के बाद जिस दिन ओरिजिनल सेल होनी थी उनकी, वो गुड्स क्या हो गए, खराब हो गए। ठीक है जी, तो ऐसे केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा आपका, अवॉइडेड, यानी कि वॉइड माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, हाँ, राइट। जिस दिन आप क्या कर रहे हैं, जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और उसी दिन गुड्स खराब है, तो 7 का एप्लीकेशन है। और लेकिन उस दिन ठीक है, बाद में खराब हो गए, और बाद में भी कब, सेल बनने से पहले, एटीएस का सेल में कन्वर्ट होने से पहले। ठीक है, पोजेशन नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। सेल की जब भी हम बात करेंगे तो सेल के साथ ओनरशिप लगाना है। देखो यहां लिखा है, बिफोर रिस्क पासिस टू द बायर। रिस्क कब पास होगा किसी बंदे को, जब ओनरशिप पास हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बायर के पास अभी रिस्क नहीं पहुंचा, यानी कि सेल अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है जी, रिस्क कब ट्रांसफर होगा भाई, जो मालिक रिस्क उसका। ठीक है जी, तो उस केस में हम क्या मान लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो चुका है, अवॉइड हो चुका है। राइट।
इसमें दो चीजें होती हैं। जब उन्होंने गुड्स नहीं भेजे, उसकी ब्रीच कर दी उन्होंने, ठीक है, उनकी गलती थी। तो आप दो तरीके के डैमेज होते हैं, जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेज। अगर आपने उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई ये जो गुड्स है ना, ये मैंने आगे बेचने हैं ऐसे ऐसे, और अगर आप नहीं बेचोगे तो मुझे इतने का नुकसान होगा, आपको भरना पड़ेगा, तो आप ले सकते हैं स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज किस केस में लेंगे? जब आप पहले से ही पार्टी को बता चुके हैं कि मेरे को ये नुकसान होगा। और जनरल डैमेज कब? जो आपके नॉर्मल डैमेज कोर्ट असेस करेगी। तो इस केस में अगर आपने अपने सेलर को पहले बता दिया था तो आप स्पेशल डैमेज का हक रखते हैं। स्पेशल डैमेज क्या कि आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट छूट गया, इससे डैमेज हो गया, आपको प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, तब तो स्पेशल डैमेज मिलेगा आपको, वरना आपको जनरल डैमेजेस ही मिलेंगे। ठीक है जी, तो 8 तक हमारा हो गया, फिर हम कल नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। डाउट्स, ऑनलाइन डाउट्स?